So let's welcome to my last video of complex compound. Last video of complex compound. ठीक है, तो हम लोग आज कॉम्प्लेक्स को एंड करने जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स काफ़ी इजीली खत्म हो गया। आई थिंक सो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो ज़्यादा टाइम कमाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ओके, तो होता क्या है ना कि मेटल कार्बोनिल्स यानी कि Mn यानी कोई मेटल रहा, Fe रहा, निकल रहा, कोई मेटल रहा, और कार्बोनिल यानी कि CO। तो जो बॉन्डिंग होता है उसमें वो कैसा होता है? वो सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। तो लेट्स सी कैसा हो सिनर्जिक बॉन्डिंग, मतलब क्या हो सिनर्जिक बॉन्डिंग का? सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली कि अगर ये M है, उसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, तो जो C होगा ना, वो जिसके पास जो लोन पेयर होगा वो इसको डोनेट कर देगा इसके खाली ऑर्बिटल में और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पहला चीज तो याद रखना है कि वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, यानी कि कार्बन अगर डोनेट करे तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। उसी तरह से अगर हमारा जो C है उसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है और अगर हमारे मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पाई, तो ये जो फॉर्मेशन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो किस में देता है? तो ये पाई एस्ट्रिक वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में कार्बन के पहुंचाता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये बनाता है, तो ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं और सिग्मा बॉन्ड के लिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। ठीक है, और ये पाई एस्ट्रिक बॉन्ड में बनता है। ठीक है, इस ढंग से मेटल कार्बोनिल बनता है। काफी सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला है, तो उनके अलग अलग देख लीजिए। तो पहला होता है हमारे पास NiCO होल 4, जो कि है टेट्राहेड्रल शेप में। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप है, इसका आप लोग शेप देख सकते हैं, इस ढंग से होता है। तो ये Ni होता है और यहाँ पे CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO और यहाँ पर CO। ठीक है, तो यहाँ दिमाग में रखना है कि ये जो C है यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसे सिग्मा बॉन्ड बना है, और यहाँ पे Ni अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा जिससे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी बन रहा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सिनर्जिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के किस ऑर्बिटल में मेटल ने दिया? तो पाई एस्ट्रिक ऑर्बिटल में मेटल ने दिया अपना इलेक्ट्रॉन ताकि पाई बॉन्ड बन सके। और इस कार्बन ने किस में दिया? इसमें D ऑर्बिटल में दिया गया Ni के, ताकि वो बना सके बॉन्ड। ओके, इस ढंग से बना सकते हैं हम लोग। काफी सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और देख सकते हैं इसमें। तो पहला एग्जाम्पल हो सकता है इसका CrCO होल 6। ओके, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल है जो है कि हमारा MnCO होल 10। ठीक है, इसका शेप देख लिया जाए तो इसका शेप बहुत इजी है, हाँ कह सकते हैं इजी है, क्योंकि इसमें Mn का 2 बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, Mn बन गया और ये यहाँ पे CO, यहाँ पर CO। ठीक है, इधर CO हो गया और फिर यहाँ पे एक CO, यहाँ पर एक CO। ठीक है, और एक सामने CO। इसमें एक CO और इधर एक CO और इधर एक CO। देखिए मैं इसी का मिरर इमेज बना रहा हूँ, इधर एक CO और इस तरफ एक CO। ठीक है, इस ढंग से बन गया। इस ढंग से बन सकता है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 10 CO और Mn2 CO होल 10, इनसे बन सकता है ये मेटल कार्बोनिल। ओके, इसमें याद रखना है कि यहाँ पर जो ये जो Mn है ये MnCO होल 5 है और ये 2 यूनिट जुड़ जाता है अपने आप, और इसमें Mn का बॉन्ड होता है, Mn का बॉन्ड होता है। ठीक है, ये Mn का बॉन्ड है जिससे ये बन रहा है। ओके, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। फिर इसमें आता है एक और हमारे पास CO कोबाल्ट का जब बनता है हमारा पास, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो CO8 साथ जुड़ता है। ठीक है, तो CO8 साथ जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है भाई, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कोबाल्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, कोबाल्ट। ठीक है, ये कोबाल्ट है, ये 2 है और यहाँ पे ये CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, और ये 8 है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें, यहाँ पे CO है और ये CO यहाँ पे ये बॉन्ड होता है, जैसे Mn बॉन्ड था, इसमें CO बॉन्ड होता है। यहाँ पे भी CO, यहाँ पर भी CO। ठीक है, मैं देखिए सेम बना रहा हूँ, इधर CO इधर भी CO। ओके, ठीक, इधर CO और फिर इधर भी CO और फिर एक इधर CO और एक इधर CO। देखिए ओवरलैप नहीं करा, लेकिन असल में ऐसे एयर में है। ठीक है, हवा में ऐसे निकला हुआ है, एक इस तरफ से एक पीछे से नीचे ऐसे निकला हुआ है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इधर से बन सकता है। यहाँ पे ये CO लिखा हुआ है। ठीक है, ये CO है, असल में यहाँ पे CO है। ओके, ये CO है। अब इस तरह से कह सकते हैं हम लोग। चलिए आते हैं स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है?
जैसे मान लिया कि हमारे पास एक मेटल है जो कि 4 लाइगेंड से जुड़ करके बन रहा है और ये Ml4 बना रहा है। ओके, तो असल में पूरी तरह से ये जब बनता है तो ये इस ढंग से नहीं बनता, इसमें हर ढंग के स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप्स को देखा जाए, ठीक है। तो स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं। कोई भी कंपाउंड जब बनता है कॉम्प्लेक्स, तो उसमें एक एक करके लाइगेंड जुड़ते हैं, चारों एक साथ नहीं जुड़ते या 5 एक साथ नहीं जुड़ते, एक एक करके जुड़ता है। पहले लेट्स सी कैसे जुड़ता है, M+L तो ये जुड़ जाएगा तो ये बनेगा Ml, फिर ये Ml में +L तो ये जुड़ जाएगा, ये बनेगा Ml2, फिर ये Ml प्लस Ml2 प्लस ये तो ये बन जाएगा Ml3, फिर ये Ml3 प्लस L तो ये जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा Ml4। ओके, इतने सारे स्टेप होते हैं इसमें। इसकी तरह से हम लोग हर किसी का हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं K1। तो K1 निकलेगा क्या भाई, तो K1 निकलेगा Ml अपॉन M इंटू L। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबको पता होगा कैसे निकलता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ K2 निकालते हैं, K3 निकालते हैं, उससे हम लोग K4 निकालते हैं, ठीक है। एंड दिस K1, K2, K3, K4 आर नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि हर स्टेप का स्टेबिलिटी क्या है वो हम लोग K1, K2 से पता चलेगा। तो K1, K2 एंड सो ऑन आर नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट तो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उससे स्टेबिलिटी कांस्टेंट है स्टेप वाइज, क्योंकि हर स्टेप का देख रहे हैं हम लोग। ओके, इसका क्या आता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर हम लोग को डायरेक्ट इसका कॉम्प्लेक्स का लिखना हो कि आखिर इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका भी K आएगा, लेकिन उसको K नहीं लिखते हम लोग, उसको β4 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं उसको हम लोग, β4। 4 क्यों, क्या 4 है, अगर 5 होता है 5 लिखते हैं, 6 होता है 6 लिखते हैं, ठीक है ना। ये β4 क्या होता है, तो β4 कुछ नहीं होता, तो β4 इधर लिखा सकता है हम लोग, ये भी कोऑर्डिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। कैसे लिखा जाएगा फिर इसको, तो Ml4 अपॉन Ml4 पावर, ठीक है, इस ढंग से लिखा जाता है। तो अब β4 का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो β4 इज इक्वल टू हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो β4 इज नथिंग, इट इज K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ठीक है। अगर ये n फॉर्म में रहे तो बीटा इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट डॉट K अप टू n तक, ठीक है। ये फॉर्मूला हो सकता है इसका, इनसे बीटा n निकलता है हम लोग का। ओके, अगर हम लोग के पूछे तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना, अगर पूछे डी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो डी स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज नथिंग, डी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम लोग का पूछा, ठीक है ना। या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछे कि हम लोग का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है और इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, कुछ भी बोला सकता है। तो हम लोग बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, ये कैसे वो निकलेगा, या फिर इसे कहेंगे हम लोग डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। देखिए वो एसोसिएशन कांस्टेंट था, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो स्टेबिलिटी था, ये इनस्टेबिलिटी है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये 1/β4 होता है या फिर 1/β5, जो भी आ रहा है आपका बीटा में, वो 1/β4 1/β5 कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 9.11 एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 256 पे एनसीईआरटी के। उसमें अगर एग्जांपल में देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट आपको β4 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है आपको 2.1 × 10⁻⁻ +13, ठीक है। और आप पूछा जा रहा है आपको एक डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या करना है, खाली रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आंसर हूबहू आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। So this is how our chapter ends. Okay, thank you. Hope you like the coordination compounds and hope it will make your coordination compound complex chapter easy and helpful, happyful. Thank you. Do subscribe my channel and like the video and do also comments. ठीक है, आपके कमेंट से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है।